हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो अच्छा है। तो बच्चों, नो ड्रामा, नो टाइम वेस्ट, ओनली फिजिक्स टेक। तो बच्चों, हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम उसकी एक्सिस पे, उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? सर, उस विद्युत द्विध्रुव को आप एक सम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा, उन दोनों चीज़ की गणना हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है। तो पॉइंट तो आपको नजर आ गया होगा स्क्रीन के ऊपर। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, हम क्या ले रहे हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। आपको पता है एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सर, जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है और समान दूरी पर होती है, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? समविद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव भी आप जानते हो, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब हम अल्प दूरी पर रखते हैं तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों ने क्या देखा सर? यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव हमें नजर आ रहा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। देखो बच्चों, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको नजर आ रहा होगा, ये माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। नजर आ रहा है आप लोगों को? तो माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे आपके विद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेश है जो कि विपरीत प्रकृति के है। ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमने कितनी रखी है? डी रखी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें द्विध्रुव आघूर्ण पता होना चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों क्या होता है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ पे देखो, क्यू यहाँ पे प्लस माइनस क्यू नहीं लगाना, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण लगाना है। ठीक है। अब आता है कि सर प्लस क्यू ऊपर क्यों रखा, नीचे क्यों नहीं रखा? ध्यान रखना बच्चों, जब हम विद्युत द्विध्रुव को सम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो हमेशा थीटा कोण में रखते हैं, और वो जो थीटा कोण ना, वो हमें किसके साथ लेना है? वो थीटा हमें लेना है ई वेक्टर व पी वेक्टर के बीच लेना है। ठीक है ना। इस आपका विद्युत क्षेत्र सदिश और द्विध्रुव आघूर्ण जो सदिश है, उनके बीच थीटा लेना है। तो अब आप खुद देख लो कि माइनस क्यू नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए? तो माइनस क्यू नीचे होना चाहिए बच्चों। माइनस क्यू जैसे नीचे होगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और विद्युत क्षेत्र आपको नजर आ ही रहा होगा इस तरह से, देखो यहाँ पे। तो इसलिए थीटा कौन सा हो गया? ये। तो देखो, ये हमारे पास में सर पी वेक्टर, और ये क्षैतिज दिशा में ई वेक्टर। तो समझ में आ गया होगा सर, आपने ई वेक्टर माइनस क्यू नीचे की तरफ क्यों लिया और प्लस क्यू ऊपर की तरफ क्यों लिया। ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम तो सबसे पहले आपको प्रॉपर रूप से अच्छे से बनाना है। ठीक है ना। तो थीटा देख लो, यहाँ पे आपको थीटा नजर आ रहा होगा, ये रहा थीटा, जो किस किस के बीच है? आपका पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच है। ठीक है। और यहाँ पे ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, जैसे ही हम किसी विद्युत द्विध्रुव को सम विद्युत क्षेत्र में रखें तो आपको पता है दो आवेश हैं यहाँ पे, एक तो प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश पे तो हमेशा बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और ऋणात्मक आवेश पे बल हमेशा किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है। दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, विद्युत क्षेत्र सब जगह बराबर है। इसका मतलब सब दोनों बिंदु आवेशों पर बल बराबर लगेगा, लेकिन दिशा में विपरीत लगेगा। ठीक है। तो इसका मतलब टोटल बल कितना हो गया? कुल बल कितना हो गया? जीरो। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि सर, जब भी हम किसी विद्युत द्विध्रुव को सम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कुल परिणामी बल कितना लगता है? जीरो लगता है। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है ना। थ्योरी यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं आप लोगों को, पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई मिल रही है, यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हो। माना एक विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसकी लंबाई कितनी है? डी है, ई तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। विद्युत ध्रुव के आवेशों पर क्यू ई बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे इस पर परिणामी बल क्या रहता है? शून्य रहता है। अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना हो गया बच्चों? जीरो। क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर, इधर तो लगेगा आपका क्यू ई वेक्टर और इधर लगेगा आपका माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है ना। धनावेश पे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है। अब जब बल ही आपका जीरो हो गया तो आपको पता है बल क्या काम करता है? बल किसी भी वस्तु में गति कराने का काम करता है। ठीक है ना। तो सर, जब आपका परिणामी बल ही जीरो हो गया, कुल बल ही जीरो हो गया, तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव की कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी। ये विद्युत द्विध्रुव एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो फिर सर, ये घूमता कैसे है? अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी दो बल किसी वस्तु पर लग रहे हो और उनकी क्रियाकारी रेखाएं है ना, वो अलग अलग हो। क्रियाकारी रेखाएं देखो बच्चों, एक ही पॉइंट पे नहीं है। जिससे कि मान लो आपको मैं ऐसे बना देता हूँ, एक बल इधर लग जाए, एक ही बल इधर जाए, देखो क्रियाकारी रेखा एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये तो कभी घूर्णन कर ही नहीं सकता। इसका मतलब सर एक चीज हो गई कि हमारे पास में एक बलयुग्म का निर्माण होना चाहिए। बलयुग्म का निर्माण का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो ये वस्तु, एक बल इधर लगे और एक बल इधर लगे,
तो देखो इनके क्रिया का रेखा कैसे है सर, इसकी क्रिया का रेखा ये है, इसकी क्रिया का रेखा है, दोनों की क्रिया का रेखा समांतर है, ठीक है ना, लेकिन एक ही लाइन पे नहीं है। तो इसका मतलब, और दोनों बल क्या है आपके, परिमाण में बराबर है। तो जब परिमाण में बराबर है तो आपको पता है इस जो ये क्यू ई बल लग रहा है और ये जो माइनस क्यू ई बल लग रहा है, ये क्यू ई बल इस दिशा में लग रहा है, ये माइनस क्यू ई बल इस दिशा में लग रहा है, तो आपने देखा होगा द्विध्रुव आघूर्ण घूम के विद्युत क्षेत्र की सामने विद्युत क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करेगा। तो यही चीज हमें याद रखनी कि सर हमारे यहाँ पे बलयुग्म का निर्माण हो गया। जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बल है ना किसी वस्तु पे लगते हैं और उनकी क्रियाकार रेखाएं अलग अलग होती है और दोनों बल क्या होते हैं, उनकी क्रियाकार रेखाएं समांतर होती है, तो वह क्या करते हैं, उस वस्तु के ऊपर एक बल आघूर्ण आरोपित करते हैं। ठीक है, तो देखो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को फाइंड आउट करने वाले हैं सर कि वो फॉर्मूला कितना होगा, वो बल आघूर्ण जो लगेगा वो हमारे पास में कितना लगेगा, उसका मान कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबो दूरी लेनी है। तो सर लंबो दूरी हम कैसे लें, तो देखो लंबो दूरी निकालने के लिए वैसे तो डायग्राम में बनी हुई लंबी दूरी, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे थीटा था, इधर भी क्यू ही था, इधर भी क्यू ही था, तो दोनों बलों के बीच की लंबो दूरी आपको नजर आ रही होगी, ये रही देखो बच्चों, ये रही। अब ये आपको जब दूरी डी दी है, ये थीटा दिया है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो हमें ये लंबी दूरी चाहिए बच्चों, और ये हमें कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण में और लंब में संबंध कौन बताता है बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब ये दूरी बच्चों कितनी हो गई, डी साइन थीटा। तो इसका मतलब आपको लंबो दूरी पता लग गई होगी। दोनों जो हमारे बल हैं उन दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी हो गई, लंबो दूरी डी साइन थीटा। तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया बच्चों, बल बल कितना है, क्यू ई, और दोनों बलों के बीच की लंबो दूरी कितनी होगी, डी साइन थीटा। तो हम यहाँ फॉर्मूले में जैसे पुट करते हैं, और बल आघूर्ण को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, टॉर्क, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, टॉर्क, टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबो दूरी क्या हो गई, डी साइन थीटा। अब देखो बच्चों आपको बताना चाहिए क्यू इंटू डी क्या होता है। क्यू इंटू डी सर अभी आपने बताया था क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारे पास में टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। तो अब आपको फॉर्मूला पता लग गया होगा सर, क्यू इंटू डी की जगह आपने क्या रख दिया, द्विध्रुव आघूर्ण पी रख दिया, तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे द्विध्रुव गुण भी सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि, और सर यहाँ पे जो थीटा है ना वो पी और ई दोनों के बीच कोण है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम सिर्फ पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लगा देते हैं, तो आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको सदिश गुणनफल बोलते हैं। और जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया जाता है तो तीसरी राशि भी क्या मिलती है, सदिश राशि मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका बल आघूर्ण है ये भी क्या है, सदिश राशि है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और जैसे आप इसको ओपन करते हैं उसका परिमाण निकालते हैं तो वापस क्या लिख लेते हैं, पी साइन थीटा लिख देते हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से सदिश गुणनफल पढ़ा होगा तो। अब आता है कि सर जो तीसरा सदिश है उसकी दिशा कैसे निकालते हैं, तो आपने देखा होगा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से निकालते हैं। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या कहता है कि आपके जो दो सदिश है पी और ई यहाँ पर, दोनों पहले तो एक ही तल में होने चाहिए, जैसे कागज के अंदर है ना, ऐसे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मान लो ई बना लिया और इधर पी बना लिया, ये पी मान लो और ये हमने ई बना लिया। ठीक है बच्चों, ये दोनों हमने बना लिए। अब हमें क्या करनी है, अपने जो दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से क्या करना है, आपको पेंच को पी से ई की तरफ घुमाना है। अब पेंच की जो निब बना वो किधर आगे बढ़ रही है, कागज के तल के नीचे की ओर। तो इसका मतलब हमारा टाउ वेक्टर क्या हो गया बच्चों, नीचे की तरफ हो जाएगा। इस तरह दिशा निकालता है। या फिर आप दक्षिणावर्ती हाथ के नियम से भी निकाल सकते हो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। हम क्या करेंगे, अपनी अंगुलियों को पी से ई की तरफ घुमाएंगे। देखो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, देखो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो बल आघूर्ण की दिशा वो किधर हो गई, ये जो आपके पी और ई दोनों एक ही प्लेन में ना, इस प्लेन के इस तल के या तो ऊपर की तरफ होएगी या नीचे की तरफ होएगी। तो अब अगर हम पी ऊपर की तरफ होते हैं, ई नीचे की तरफ होते हैं, तो देखो अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मान लो पी यहाँ होता और ई यहाँ पे होता, तो देखो अंगुली कैसे होंगे, पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ होता। ठीक है ना, तो बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी हम पेंच की निब को या नो को या पिच को जब भी घुमाते हैं पी से ई की तरफ, तो निब नीचे की तरफ जा रही है, तो हमारा जो बल आघूर्ण है ना वो नीचे की तरफ होएगा। अगर आप है ना इस तरह से पी बना लो, इधर पी ले लो, और आपका जो विद्युत क्षेत्र है मान लो ऐसे बना दिया हमने, तो इस बार हम पेंच को जब घुमाते हैं पी से ई की तरफ, तो देखो निब ऊपर की तरफ चल रही है, तो आप अंगूठे से अंगुलियों से आप इससे दाएं हाथ के नियम से देखो
पी से ई की तरफ घुमा रहा था, अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस बार हमारा टाउ वेक्टर किधर हो गया, ऊपर की तरफ। तो ये किसी ध्यान रखनी है हमेशा, पी और ई जिस तल में होंगे ना, उस तल के लंबवत या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमारे क्या रहेगी, बलागुण की दिशा रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये ऐसे ही है, अभी जो मैंने बताया था सेम टू सेम एज इट इज वही डायग्राम यहाँ पे बना के आप लोगों को समझाया गया है कि टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर, ये देखो नीचे की तरफ दिशा दी है। अब आता है कि सर बल आघूर्ण अधिकतम कब लगता है, जीरो कब लगता है। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है बच्चों कोण के ऊपर, थीटा के ऊपर। थीटा की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो बल आघूर्ण क्या रहेगा बच्चों, अधिकतम। तो एक चीज ध्यान रखना है सर, हम जब भी विद्युत द्विध्रुव को सम विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, मान लो ये प्लस क्यू, ये माइनस, प्लस क्यू पे बल इधर लगेगा, माइनस क्यू पे बल इधर लगेगा, इस स्थिति में आपका बल आघूर्ण क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो वो आपको बल आघूर्ण अधिकतम याद रखना है, टाउ मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, पी इंटू ई, साइन 90 तो 1 हो गया ना। चलो ठीक है, फिर आता है कि सर न्यूनतम कब होएगा, ये तो 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे। 0 डिग्री तो कैसे होएगा बच्चों, देखो आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री तो कैसे रहेगा हमारे पास में, जब हम, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, ये इस पे बल इधर लगेगा, इस पे बल इधर लगेगा, तो ये हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर भी आपका इस दिशा में है और पी वेक्टर भी इसी दिशा में हो गया। देखो पी वेक्टर भी इसी दिशा में, ई वेक्टर भी इसी दिशा में, ठीक है ना, एक्स की धनात्मक दिशा में, तब आपका बल आघूर्ण कितना हो गया, 0। अब आता है 180 डिग्री पर रखेंगे तो भी देखो क्या होने वाला है, 180 डिग्री की दिशा रखेंगे तब भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपने इस तरह से बना लिया, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, उल्टा कर दिया द्विध्रुव को, ठीक है ना। तो माइनस क्यू पे बल किधर लगा, इस दिशा में, और प्लस क्यू पे बल किधर लगा बच्चों, इस दिशा में। तो देखो अभी भी बल क्या हो गए, दोनों एक ही लाइन पे आ गए, और जब एक ही लाइन पे आ गए तो बल आघूर्ण लगता नहीं, आपको पता है। तो ये तो पता ही लगाना चाहिए आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, बल तो हमेशा जीरो रहेगा, बल तो हमेशा ही जीरो रहेगा। और बल आघूर्ण कब जीरो रहेगा, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, उसकी परिभाषा भी दी है, या फिर आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसकी परिभाषा आप यहाँ से भी दे सकते हो। आपने क्या देखा, किसी इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने विद्युत द्विध्रुव को उसके लंबवत रखा है, ठीक है ना, तो उस पर जितना आपका बल आघूर्ण लगेगा वो बल आघूर्ण ही क्या कहलाता है, उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखो बच्चों परिभाषा यहीं से आई है, तो बल आघूर्ण की टर्म में, बल आघूर्ण के पदों में भी आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे सकते हो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो किसी विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर आरोपित होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। और बाकी आपको चीज ध्यान रखनी है, 0 डिग्री वाली जो स्थिति होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं साम्यावस्था की स्थिति बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति बोलते हैं। अब स्थायी साम्यावस्था की स्थिति क्यों होती है, देखो मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि सर उसमें ऐसा कैसे है। देखो थीटा इक्वल टू 0 वाले को है ना, उसको हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था की स्थिति। स्थायी साम्यावस्था की स्थिति क्या होती है, जैसे कि मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र बच्चों, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 में क्या हो गया, प्लस क्यू यहाँ पे है, ठीक है, और माइनस क्यू यहाँ पे है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैं इस द्विध्रुव को थोड़ा सा हल्का सा विस्थापित कर देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ विस्थापित हो, तो ये वापस यहीं पर ही आ जाता है। ये आपका विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाता है, वापस यहीं पे आ जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था, परमानेंट स्थायी हो गया यहाँ पे। दूसरा आता है सर अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति क्या होती है, साम्यावस्था में तो है लेकिन वो अस्थायी है। अस्थायी कैसे है सर, जैसे ही हम क्या करते हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को यहाँ रख लेते हैं, मान लो प्लस क्यू इस बार यहाँ कर लिया और माइनस क्यू यहाँ कर लिया, ठीक है। प्लस क्यू पे बल विद्युत क्षेत्र दिशा में, माइनस क्यू पे विपरीत दिशा में। अब हम क्या करते हैं, हल्का सा इसको विस्थापित करते हैं, तो बच्चों ये वापस इसी स्थिति में नहीं आएगा, ये वापस आपका स्थायी संतुलन की अवस्था में चला जाएगा। इस दिशा में घूम के प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा और माइनस क्यू इस दिशा में आ जाता है। क्यों आ जाता है आप सबको पता है, सर प्लस क्यू पे बल हमेशा विद्युत क्षेत्र दिशा में लगता है, इसलिए वो प्लस क्यू घूम के इस दिशा में आ जाएगा और माइनस क्यू घूम के इस दिशा में चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। ये चीज़ आपको बच्चों अच्छी तरह से याद रखनी है। अब आता है कि सर अगर हमारे पास में विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं है, असमान विद्युत क्षेत्र, तब क्या होगा। तो देखो बच्चों असमान विद्युत क्षेत्र होने पे क्या होता है, आपको पता है परिणामी बल तो जीरो होगा नहीं,
कैसे नहीं होगा, देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा बेसिक आपको बता देता हूँ। मान लो बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E1 है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। ऐसे जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना आगे की तरफ, ऐसे विद्युत क्षेत्र बदल रहा है मान लो। और आपने यहाँ पे इस तरह से विद्युत द्विध्रुव को रख दिया, ठीक है, यहाँ मान लो प्लस क्यू और यहाँ मान लो माइनस क्यू। मैंने बोल दिया कि E1 ज़्यादा है तो इधर बल लगेगा आपका QE1, ठीक है बच्चों, और इधर बल लगेगा आपका Q × E2। अब आपको पता नहीं QE1 ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि E1 क्या है, ज़्यादा बड़ा है किससे, E2 से, E2 से बड़ा है। तो इसका मतलब परिणामी बल किधर लगा बच्चों, इस दिशा में, क्योंकि हमेशा बल जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले बल को हम घटा देते हैं जब दोनों बल विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा द्विध्रुव किधर जा रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है, और साथ साथ हल्का हल्का घूमेगा भी, क्योंकि दो बल है, दो बल क्या है, आपके समान परिमाण के तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी इसको घुमाने का काम करेगा। तो इसका मतलब जब भी हमारा विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में होता है तो बच्चों एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, परिणामी बल जीरो नहीं होगा, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, किसी थीटा कोण पे रखते हैं तो यहाँ पर स्थानांतरित गति भी होगी और साथ साथ आपकी घूर्णन गति भी होगी। ये चीज़ बच्चों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी स्थानांतरित गति के साथ साथ घूर्णन गति भी होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक ये काफ़ी है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, जो हमारे बुक के जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।